देखिए मुझे लगता है कोई भी बिकाऊ या गोदी मीडिया होगा तो जरूर वो इसका यही इंटरप्रिटेशन करेगा जो आपने किया है। और लड़ने का मतलब ये नहीं होता तलवार लेके लड़ा जाता है, संवैधानिक तरीके हैं और लड़ रहे हैं हम, और पूरी तरह से लड़ रहे हैं, और हिंदुस्तान के मीडिया से भी लड़ रहे हैं हम। मीडिया में आज जो स्तुति मोदी जी की नहीं करेगा नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो स्तुति करेगा उसको 15 दिन में आज तक से एबीपी से आज तक सब चैनल मिल जाएंगे। डीएनए देशद्रोह का हो तो वो देशद्रोही करेगा ना। आरएसएस के लोगों ने देशद्रोह का काम किया अंग्रेजों का साथ देकर, स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबरी करके इन्होंने पूरी तरह से देशद्रोह का काम किया। आपने एक बार नहीं पूछा मोहन भागवत के उस पर, वो भाग के चले गए आपके दूसरे गेस्ट, चले गए ना भागकर। इसलिए कहता हूं कि आप गोदी मीडिया कि गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट में स्पष्ट कहा कि भारतीय संविधान पश्चिमी देशों के संविधानों का के कई अनुच्छेदों का एक बोझ भर है। तो क्या ये संविधान का जो लोग अपमान किए, क्या वो भारत के और राष्ट्र के खिलाफ नहीं था? और मनोज काका, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि राहुल गांधी का आज का ये बयान आपने सुना या नहीं सुना, और अगर सुना आपने तो फिर आज राहुल गांधी के लिए आपके पास नसीहत है या आप राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिलाएंगे आज शो में? रोमाना, आपको बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को मकर संक्रांति चल रही है उसकी ढेर सारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मंगल कामनाएं। और हम लोग कोई जो आपका सवाल है, हम लोग कोई भी बयान बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, सुनते हैं। हमने कांग्रेस के राहुल गांधी जी का, चूंकि वो देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं, और जो प्रतिपक्ष का नेता होता है वो पूरे देश का और समूचे राष्ट्र का नेता होता है, और जो देश का नेता होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, वो भी देश का नेता होता है। तो हमने पढ़ा राहुल गांधी ने जो बात कही है, रोमाना, ये कोई नई बात राहुल गांधी जी ने नहीं कही है। हमेशा से जो उन्होंने उसी बात को थोड़ा व्यापक और विस्तार का रूप दिया है, जो आरएसएस कहती थी, जो गोलवलकर कहते थे। बंच ऑफ थॉट में गोलवलकर ने कहा है, जो आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के आदर्श पुरुष हैं। बंच ऑफ थॉट की मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा संविधान का अपमान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान पश्चिम देशों के विभिन्न संविधानों के विभिन्न अनुच्छेदों का एक बोझ भर है। उन्होंने इसमें कहा बंच ऑफ थॉट में। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो वैचारिकी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो तथाकथित माफीनामे के नाम के वीर अपने आप को घोषित करते हैं, वो बताएं कि क्या भारतीय संविधान इस देश के वंचितों और इस देश के वो तबका जो हमेशा हाशिए पे खड़ा किया गया था, उसको हक दिलाने वाला हमारा संविधान क्या बोझ है? निश्चित रूप से वो बोझ नहीं है। मनोज काका, मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं सुनिए तो, एक मिनट रुक तो जाइए, सप्लीमेंट्री सवाल है मेरा, आप सुनिए। राहुल गांधी का जो बयान था, उस बयान को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आज राहुल गांधी के लिए आपके पास नसीहत है या आप राहुल गांधी के बयान में हाँ मिलाएंगे? आप राहुल गांधी के बयान के जवाब में, सुनिए तो मेरी बात, आप यहाँ पर लेकर आते हैं बंच ऑफ थॉट्स, आप यहाँ पर लेकर आते हैं गुरु गोवलकर, और आप उनका वो बयान लेकर आ रहे हैं जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं। तो मतलब राहुल गांधी का ये बयान निंदनीय है सर? नसीहत कोई दे दीजिए ना राहुल गांधी को। ऐसा भी कौन सा गठबंधन, अब तो वैसे भी इंडिया गठबंधन बचा भी नहीं है, कौन सा गठबंधन धर्म निभा रहे हैं? जरा देश प्रेमी दिखा दीजिए कुछ। अब नहीं रोमाना, अब देश प्रेम आप पूछ रही हैं। हमारे सगे दो बड़े भाई इस देश के फौज में, देश की सरहदों पर सीना ताने हैं, और जिस व्यक्ति से आप बात कर रही हैं, हम समाजवादी लोग हैं। अनेकों शहीदों को हम लोगों ने अपने कंधों पे उठाए हैं। हम आपको हमें बताना है। राहुल गांधी ने जो आरएसएस को और जो बीजेपी को कहा, उन्होंने ठीक बात कही है, बिल्कुल सही कहा है कि इन्होंने संस्थानों से लेकर के और सारे वैधानिक संस्थाओं से लेकर के सारे संवैधानिक संस्थाओं, इस देश के सारे विश्वविद्यालयों पे आरएसएस का कब्जा है। कहीं कोई नहीं देखा जा रहा है कि किसकी प्रतिभा क्या है, किसकी योग्यता क्या है। ये देखा जा रहा है कि आरएसएस के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपका समर्पण कितना है। इस आधार पे इस देश में अगर लोगों का संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में चयन हो रहा है, उसी को बड़े रूप में अगर राहुल गांधी ने बताया, तो इसमें बुराई क्या है? सच को सच कह दिया तो इतनी मिर्ची क्यों लग रही है बीजेपी? ठीक है सर, आरएसएस और बीजेपी का विरोध करते करते राहुल गांधी, आलोक जी, क्या देश और सरकार का फर्क भी भूल गए? देश के विरोध में राहुल गांधी उतरेंगे मैदान में? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए मुझे लगता है कि बयान को अगर ठीक से देखेंगे तो आप ये सवाल ही नहीं पूछेंगे। अगर पूरे बयान की व्यापकता को देखेंगे तो उसमें क्लियरली है कि जो आरएसएस है वो तमाम संस्थाओं को कब्जे में करती चली जा रही है, और ये बिल्कुल लड़ाई है कि आरएसएस के कब्जे में संस्थान ना आए, और संस्थान सरकार के हैं, और सरकार के खिलाफ आंदोलन भी होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन जंग की बात तो उन्होंने नहीं की। मुझे लगता है कि जिस तरह की शब्दावली को तोड़ मरोड़ कर पहले भी पेश किया गया, उसी तरह से पेश किया जा रहा है। मुझे केवल ये बताइए, जो संस्थान जिसको ये आरएसएस कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आरएसएस दलगत है ही नहीं। आरएसएस तो अपने आप में दलदल है, और दलदल में जाकर जिस तरह की बातचीत होती है वो पूरा देश जानता है। जब मोहन भागवत ये कहते हैं कि देश आज़ाद ही तब हुआ है जब राम मंदिर बन गया है, क्या रोमाना जी आप इस बात से सहमत हैं? सर मैं उस पहलू पर आगे आ जाऊंगी, मैं उस हिस्से पर आऊंगी सर,
लेकिन फिलहाल मैं जिस मुद्दे पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, प्लीज मुझे उस पर जवाब दीजिए। आप लोगों को मैंने इसीलिए राकेश सिन्हा जी को बुलाया है। मैं मोहन भागवत जी के उस बयान पर राकेश जी से पूछूंगी सवाल, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सर, आपने क्योंकि कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा उसको सही संदर्भ में समझिए। तो राहुल गांधी अंग्रेजी में कहते हैं, मैं पढ़ देती हूँ दर्शकों के लिए, वी आर नाउ फाइटिंग द बीजेपी, the RSS and the Indian state itself। तो सर इसका मतलब क्या होता है? एक बार जरा सुना देते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, दर्शकों के लिए भी आसानी हो जाएगी समझने में, और फिर आप जवाब जरूर दीजिएगा। सुना दीजिए राहुल गांधी का बयान। रोमाना जी देखिए, that do not think we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. That do not think we are fighting a तो आलोक जी, अगर देश के हर संस्थान के खिलाफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें लड़ाई लड़नी है, तो फिर तो सर कुछ बचा ही नहीं, फिर लोकतंत्र तो भूल जाएंगे, फिर तो अराजकता है, फिर तो देश तैयार हो जाए कि राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस के साथ साथ देश के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अब सड़क पर उतरेंगे, अराजकता फैलाएंगे। इसी दिशा में जा रही है क्या कांग्रेस पार्टी? आलोक जी, इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कोई भी बिकाऊ या गोदी मीडिया होगा तो जरूर वो इसका यही इंटरप्रिटेशन करेगा जो आपने किया। और मुझे इसलिए कहना पड़ा क्योंकि आप जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रही हैं उसको शायद आप संदर्भ को समझना ही नहीं चाहती। मुझे सख्त शब्द इस्तेमाल करने पड़े, मैं फिर कहूंगा। आप कीजिए सर, और मैं बिल्कुल, मैं इस पर बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मेरा दर्शक जानता है कि मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसके पीछे बोलेंगी महत्वता क्या है और वो क्यों जरूरी है। ठीक है सर, आप जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आलोक जी, दर्शक समझ रहा है कि आप किस तरीके से राहुल गांधी के बचाव में कुछ बोल नहीं पा रहे सर, तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर हमला कर लो, मीडिया को बुरा भला कह लीजिए सर, लेकिन जवाब दे दीजिए। रोमाना जी, एंकर को इतना बोलना ही नहीं पड़ता है। अगर वो एजेंडा नहीं चला रहा हो तो, एजेंडा चला रहा होगा एंकर तो उसको अपनी बात रखनी पड़ेगी इस ढंग से, और दर्शक इस बात को समझते हैं। जवाब हो सर तो उसको एंकर को ऐसे कटघरे में खड़ा नहीं करना पड़ता, वो तथ्यों के साथ वो जवाब दे देता है। एंकर, अरे सुनिए ना, दर्शक देख रहे हैं कि कौन बोलने नहीं दे रहा है, दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से शब्दावली को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, दर्शक देख रहे हैं कि कौन जवाब नहीं दे रहा, एजेंडा कैसे चल रहा है, दर्शक देख रहे हैं कि मेहमान किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। जवाब दे दीजिए साहब, जवाब दे दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, आपने 5 बार कहा जवाब दे दीजिए। मैं बहरा नहीं हूं, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए। दर्शक ये भी जानता है कि हिंदुस्तान के मीडिया का एक वर्ग पूरी तरह से बिक चुका है। अब वापस आता हूं मुद्दे पर मैं, आप और सख्त टिप्पणी करवाना चाहेंगे तो मैं मजबूर होकर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा बोली, सवाल पूछने वाला उत्तर देने वाले से ज्यादा बोलता है, तो एजेंडा कहते हैं उसको। वापस आता हूं, उन्होंने कहा कि तमाम जो संस्थान है वो बीजेपी ने कैप्चर किए, ठीक है, बीजेपी की पार्टी है। उसके बाद आरएसएस ने तमाम संस्थानों को कैप्चर किया, और कहीं ना कहीं वो तमाम जो संस्थान है वो सरकार का हिस्सा है। और ये संदर्भ में किसमें कहा गया? इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पूरा बयान आप दिखाएंगे नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा के संदर्भ में वोटर लिस्ट देने से कि लोकसभा में कौन से वोटर थे और विधानसभा में कौन से वोटर थे, वोटर लिस्ट देने से मना कर दिया। हिंदुस्तान का कोई चैनल उस पार्ट को नहीं चला रहा कि हमें इलेक्शन कमीशन से लड़ना पड़ रहा है। और लड़ने का मतलब यह नहीं होता तलवार लेके लड़ा जाता है, संवैधानिक तरीके हैं और लड़ रहे हैं हम, और पूरी तरह से लड़ रहे हैं, और हिंदुस्तान के मीडिया से भी लड़ रहे हैं हम। मैं वापस आता हूं, अब जो लोग ये कहते हैं कि तिरंगे को हम नहीं मानेंगे, जो लोग ये कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मांगेंगे, संविधान अपशुगन है, वो लोग आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। हमने लोकतंत्र दिया इस देश के अंदर, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने। आज उस लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा फर्ज है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो चुका है। अब वापस आता हूं मैं, जिन लोगों ने ये कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों की मदद होनी चाहिए, जो लोग बुलबुल पर बैठकर जिस तरह से मुखबरी करते थे, उनका क्या इतिहास है? आज भी वो लोग तमाम संस्थाओं को कब्जा करके बैठे हैं। आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तमाम लिस्ट उठाकर देखिए, या तो वो एबीवीपी के तमाम लोगों से जुड़े रहे हैं, आरएसएस की रिकमेंडेशन रही है, या बीजेपी की रिकमेंडेशन है। गौरव भाटिया जी तो वकील हैं, जरा लिस्ट उठाकर देख लीजिए। जुडिशियरी से लेकर मीडिया में आज जो स्तुति मोदी जी की नहीं करेगा, नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो स्तुति करेगा उसको 15 दिन में आज तक से एबीपी से आज तक सब चैनल मिल जाएंगे। आप मुझे जानते होंगे, मैं पिछले 15 साल से मीडिया के साथ जुड़ा हुआ हूं। जो दुर्भाग्य मैंने देखा है मीडिया का,
अब वापस आता हूँ, सुनिए ना रोमाना जी, आपने गलती कर दी शुरू में। आपने मुझे छेड़ दिया, आप मुझे शांति बात रख दी है और जवाब देने की बजाय आप जो है यहाँ पर वोट अबाउट करते हुए नजर आए। नहीं सर, मैंने बहुत शांति से आपकी बात सुनी यहाँ पर, लेकिन कांग्रेस जो है वो जवाब देती हुई तो मुझे नजर ही नहीं आई। राकेश सिन्हा जी, जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब मुझे मिल नहीं रहा है। मैं फिर से दोहरा दूं कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी बीजेपी का विरोध करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई, उनका काम है, वो विपक्ष के अंदर है, वो आरएसएस की आलोचना करें, जो वो करते आए हैं सर, उसको लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन आज तकलीफ एक भारतीय नागरिक के तौर पर इस बात की मुझे हो रही है कि साहब राहुल गांधी आरएसएस बीजेपी का विरोध करते करते देश की सरकार और देश उसमें फर्क करना ही भूल गए। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? मतलब वो आरएसएस, वो बीजेपी और वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे सर? क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? उनकी अज्ञानता आपको नजर आती है या फिर ये आती चतुराई है राहुल गांधी की, उनको लग रहा है कि इसी से उनको फायदा मिलेगा? राकेश सिन्हा जी, आपका आंकलन। देखिए, एक बात जान लीजिए कि राज्य और सरकार में अंतर होता है। सही, यह एक सामान्य समाज अध्ययन पढ़ने वाला 7वीं क्लास का बच्चा भी जानता है। राज्य और समाज का सरकार का अंतर यह होता है कि सरकार आती जाती रहती है, राज्य बना रहता है। राज्य में जुडिशरी है, न्यायपालिका है, विधायिका है यानी संसद है, और कार्यपालिका है। इसके साथ साथ राज्य के अंग में सेना भी है, राज्य के अंग में राष्ट्रपति जी जो संसद के पार्ट थे वो भी हैं, राज्य के अंग में सारी कानून व्यवस्था, कानून की जो पूंजी है वो सब है, और राज्य की का हिस्सा जनता होती है। तो औपनिवेशिक काल में हम कहते थे कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द स्टेट, हम राज्य के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने जो कहा, संभवतः भारत का कोई भी व्यक्ति उनका स्पीच राइटर नहीं है। निश्चित रूप से यह भाषण उनका विदेश से लिखकर आ रहा है, क्योंकि कोई भी भारतीय, कम पढ़ा लिखा भी भारतीय, राजनीति को कम समझने वाला भी भारतीय वो नहीं कर सकता है। आलोक जी एक अच्छे प्रवक्ता है, बहुत तार्किक बात करते हैं, लेकिन आज अपने नेतृत्व का वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए वो मीडिया पर 10 मिनट भाषण देते रहे। देख आलोक जी, मीडिया से हमें भी संघर्ष होता है, लेकिन हर युग में, हर समाज में रोमाना जी, राकेश सिन्हा जी के बीच में एक शब्द नहीं बोलेंगी, बार बोलेंगी। मैंने इसलिए रोका था आपको। अरे सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, आप तो मीडिया पर ही प्रवचन देने लगे थे, और अभी आप मुद्दे को डिरेल करना चाह रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं, आप आधा कट करके सवाल पूछ रहे हैं। मैं समझ रही हूँ आपकी मुश्किल क्या है। राहुल गांधी ने सर ऐसा सेल्फ गोल कर दिया है कि कांग्रेस को हिट विकेट राहुल गांधी कराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा। इसीलिए आपकी बौखलाहट मुझे समझ में आ रही है। आप लोगों को एजेंडा चल रहा है, हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ, मैं अपनी बात का इंतजार कर लीजिए, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रही हूँ, प्लीज सुनिए आप राकेश सिन्हा जी को, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। मेरे साथ राकेश सिन्हा जी को लेकर आइए, ऐसे चर्चा नहीं होगी। राकेश सिन्हा जी को लेकर आइए मेरे साथ। रोमाना जी देखिए, मेरे बीच में मत बोलिएगा। जिस तरह से आपने आरएसएस के प्रवक्ता को बोलने दिया, 3 लोग बीजेपी के बैठे हैं, मुझे भी बोलने दीजिए। पंडित नेहरू से बात शुरू करते समाजवादी पार्टी वाले हैं। पंडित नेहरू के मेमोरियल को क्यों बदल बता दिया? दिया, ठीक है, बस इतना बता रही थी। चलिए, मैं तो आपको इंक्लूड कर रहा हूं ना, मैं तो आपको इंक्लूड कर रहा हूं तीसरा। अब सर, क्योंकि मेरे मन में तो कोई मैल था नहीं सर, इसलिए मुझे तो समझ में नहीं आया कि आप मुझे इंक्लूड कर रहे हैं। मैं तो एंकर हूं सर, मैंने तो इतना सोचा ही नहीं सर। अब आप खुद ही डिरेल कर रहे हैं, प्लीज जवाब दे दीजिए सर। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि मैसेंजर को शूट मत कीजिए सर। मेरे मन में ना कोई चोर है ना कोई मैल है। आलोक जी, आपके पास जवाब नहीं है, ये मैं समझ रही हूं, और फिर नॉन स्टॉप आपको समय दे रही हूं बोलने के लिए। आपका समय शुरू हो रहा है सर। देखिए, दर्शक देख रहे होंगे कि कितना नॉन स्टॉप आप बोलती हैं, मुझे नहीं बोलने देती। वापस आता हूं मुद्दे पर। पंडित नेहरू से शुरू करते हैं। पंडित नेहरू के मेमोरियल को तोड़ना, इनके पंडित नेहरू के विचारों को तोड़ना, पंडित नेहरू को बदनाम करना आरएसएस के डीएनए में है, और डीएनए बदलता नहीं। डीएनए देशद्रोह का हो तो वो देशद्रोही करेगा ना। आरएसएस के लोगों ने देशद्रोह का काम किया अंग्रेजों का साथ देकर। स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबरी करके इन्होंने पूरी तरह से देशद्रोह का काम किया। हम कह रहे हैं आप मेमोरियल बना देते, 4 बनाओ ना मेमोरियल, किसने मना किया? आप प्रधानमंत्रियों के मेमोरियल बनाना चाहते हैं, आप 10 बनाइए, लेकिन पंडित नेहरू के जो मेमोरियल हैं उसको हम बदलेंगे, ये मानसिकता है, ये कुत्सित मानसिकता है, इसका हम विरोध करते हैं। दूसरी चीज, इन्होंने कहा साहब राज्य में तो विधायिका है। अरे भाई, विधायिका को कौन बनाता है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन अगर बायस्ड है और लाखों वोट नए जुड़ जाएंगे और इलेक्शन कमीशन पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करेगा, तो स्वाभाविक है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, हम न्यायालय में भी जाएंगे, हम सड़कों पर भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे। बात आती है फिर कार्यपालिका की। कार्यपालिका की आज हालत यह है कि तमाम जितने अधिकारी हैं घुटने टेक कर बैठे हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है सरकार से सवाल पूछ सके। सीएजी की क्या हालत कर दी है तो आपने भी देखा, हमने भी देखा है। जिस तरह से न्यायपालिका के ऊपर मैंने प्रश्न उठाया, न्यायपालिका के तमाम जो फैसले हैं वो तमाम कटघरे में खड़े हुए हैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले पर अहमदाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जो सवाल उठाया है वो शायद किसी मीडिया ने नहीं दिखाया होगा कि रेप के अंदर 3 साल की सजा दे दी गई है। राहुल गांधी के ऊपर भी इतना मोटा बंडल लगाया था वहां से अहमदाबाद हाई कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था वो भी देखा होगा। आप देखिए कि किस तरह से एक विचारधारा के लोग जुडिशरी में घुस रहे हैं। हालत यह है कि मोदी जी का हाई कोर्ट के अंदर जन्मदिन मनाने का काम हो रहा है। क्या ये सही नहीं है? क्या ये देशद्रोह नहीं है? आप लोग केवल और केवल बीजेपी की भाषा बोलते हैं रोमाना जी, इसलिए आप लोगों के ऊपर गुस्सा आता है। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो पूरा परिप्रेक्ष्य में सुनाइए उस बात को उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मामले में बोला है कि जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर की रिक्रूटमेंट है, तमाम चीजें वो गलत है।
आपने चंडीगढ़ में देखा होगा, कौन था वो मसीह आदमी क्यों खुला घूम रहा है, जिसने पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या की। ना इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई की, ना सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई की। वो व्यक्ति एक दिन भी जेल के अंदर नहीं गया। तो क्या इलेक्शन कमीशन से हम लड़ाई करें कि नहीं करें? टीवी चैनल्स पे 4-4 प्रवक्ता आप लोग बैठ जाते हैं बीजेपी की तरफ से। ठीक है। हम लोग अकेले लड़ रहे हैं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं गौरव भाटिया के पास चल रही हूँ। वैसे बस इतना कहना चाहती हूँ मैं कि राहुल गांधी जो हैं उनकी अंग्रेजी बढ़िया है, वो तो बहुत ही अंग्रेजी याफ्ता एक शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। और ऐसे में राहुल गांधी को अगर इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करना था तो सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते नहीं है मोदी जी की तरह। से राहुल और गांधी आपकी ने भाषा राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह की है, उससे पता चलता है कि आप गोदी मीडिया हैं। अरे सर, मैंने उनकी तारीफ ही की है कि अंग्रेजी आप राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह के आरोप लगा रही हैं, आपका काम वो नहीं है। तो उनका हाथ तंग नहीं है सर। दुर्भाग्य तो ये है। ऐसे में वो सीधे इलेक्शन कमीशन का नाम ले देते हैं, लेकिन जब वो इंडियन स्टेट कहते दुर्भाग्य हैं ये सर, है तो उनको ये कि पता है कि आज वो बीजेपी निशाना ने कहां आप साध लोगों रहे को हैं। एजेंडा और दिया इसी है, वजह से आप तो उस ये सवाल एजेंडे को बड़ा चला हो रही जाता है ना, इसीलिए बड़ा सवाल आप हो जाता है। एजेंडा चला रही हैं, गौरव एजेंडा भाटिया, चलाइए। तो फिर राहुल गांधी की इसको आपने एक अज्ञानता बार भी बताया या कि फिर इलेक्शन जानबूझकर राहुल कमीशन गांधी के की खिलाफ तरफ ये बोला से गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई कि आप माफी मांगेंगे उसके और मैं अभी आप शब्द कहूंगा तो इनको बताइए ना, आपके 2 बीच साल में कोई की बोला सजा था, मेंबरशिप गई। रोमाना जी आपको चुप कराना चाहिए। लेकिन रोमाना जी नहीं, चुप कराना आलोक जी, चाहिए आलोक जी, प्लीज, इनको दर्शक चुप कराइए। देख रहे हैं कैसे आप मैं सब कोई बीच भी में बोल बौखलाया रहे हुआ हैं। इंसान आप आएगा लगातार उससे मैं यहाँ बोल रहे हैं, तक आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर, लेकिन आप रोमाना लगातार जी, बीच मुझे में केवल बोल ये रहे हैं बताइए, सर। 2 साल तक नहीं, केस सर, हुआ। ऐसे थोड़ी डिबेट डील थोड़ी कराऊंगी मैं। मेरे साथ लेकर आइए आप गौरव नहीं भाटिया बोल रही हैं ना, आप मेरे प्लीज बीच गौरव में भाटिया को बोलती मेरे हैं। साथ लेकर मैं आइए। बोलना शुरू करता हूं तो आप बोलना शुरू सर कर। आप गौरव भाटिया रखिए अपना पॉइंट। अब मैं जो कहने जा रहा हूं दो बिंदु पे अपनी बात रख के समाप्त भी करूंगा। पहला, ये पहली बात नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह का भारत विरोधी बयान दिया है। आप सुनिए, भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई, कोई माइका लाल नहीं है भारत की सेना को पीट दे, पीट पीट के भूसा भर दिया था चीनी सेना का। राहुल गांधी कहते हैं भारतीय सेना पिट गई। दूसरा, डेमोक्रेसी इज डेड। तीसरा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाले जो समर्थक थे उनके साथ राहुल गांधी खड़े थे। जुडिशरी के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ किसी ने किया है, 2 बार सीनियर मोस्ट जज को सुपरसीड किया है तो कांग्रेस इंदिरा गांधी ने किया है। और उसके बाद दूसरी बात बता दूं, जब से मोदी जी सरकार में है, पहला सिख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिला भारत को, पहली महिला सीजीआई मिलेगी आगे जो अब सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, एक और दलित सीजीआई मिलने जा रहा है और 9 जजेस सुप्रीम कोर्ट के एक दिन ओथ लेते हैं और आज तक सुपरसीड नहीं किया है। राहुल गांधी वो है रोमाना जी जिन्होंने ऑर्डिनेंस अपनी सरकार द्वारा जो था उसको फाड़ दिया था। संविधान को तार-तार ये मूर्ख व्यक्ति करता है, गद्दार व्यक्ति करता है जो नेता प्रतिपक्ष कहलाने लायक नहीं है। ठीक है, मैं जवाब दे रही हूँ। प्लीज आइए आलोक जी। भारत जो है वो कांग्रेस नहीं हो सकता है सर, वो जमाना चला गया जब इंडिया इज इंडिया, वो वाला दौर नहीं है ये। राहुल गांधी क्या ज्यादा विदेशी प्रभाव में आ गए हैं जो इस तरीके के अनलगल बयान दे रहे हैं जिससे देश में अराजकता फैले कि हमारी जंग इंडियन स्टेट के खिलाफ है? क्या कह रहे हैं सर वो, और आप डिफेंड कैसे कर सकते हैं? आइए फिर से उसी सवाल पर। नहीं, क्या उन्होंने कहा है? नहीं, मुझे लगता है मैं एक एक चीज बताता हूं, लेकिन आपके जो सवाल हैं वो अपने आप में बायस्ड हैं और वो बता रहे हैं, दर्शक समझ रहे हैं। क्या 20 जवान चाइना के जवानों ने हमारे पीट कर नहीं मारे थे? क्या शहीद नहीं हुए थे? हाँ या ना? दूसरा सवाल, भारत तेरे टुकड़े होंगे वो आज तक क्यों खुले घूम रहे? समझे मोदी जी, अरे भाई 50 मरे, 100 मरे, हमारे 20 क्यों मरे? सवाल ये है। लेकिन अब रोमाना जी बीच में नहीं बोलने की। रोमाना जी को चुप कीजिए, तो रोमाना जी चुप कीजिए, रोमाना जी चुप कीजिए, रोमाना जी चुप कीजिए इनको। आराम से सर, आराम से। आप दोनों थोड़ा संयम के साथ, मतलब बदतमीजी के हाथ है दोनों लोगों ने। आप लोग इतने सीनियर लोग हैं, कैसे आप लोग लहजे में बात करते हैं? आराम से बात रखिए। आइए आलोक जी, जवाब दीजिए सर, यहाँ लड़ने के लिए थोड़ी आराम से बात, जवाब दे दीजिए। दुर्भाग्य ये है, दुर्भाग्य, आपने एक बार नहीं पूछा मोहन भागवत के, उस पर वो भाग के चले गए। आपके दूसरे गेस्ट चले गए ना भागकर। इसलिए कहता हूं कि आप गोदी मीडिया हैं। वापस आता हूं, 20 जवान जब शहीद होते हैं तो सवाल पूछा जाएगा सरकार से कि हमारे जवान शहीद क्यों हुए? पहला सवाल। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वो आज तक लोग खुले क्यों घूम रहे हैं? आप नहीं सवाल पूछ पाएंगी। वो चीफ जस्टिस की जाति और धर्म बताकर चले गए, लेकिन गोदी मीडिया की एंकर उनसे सवाल नहीं पूछ पाई, उनको बीच में नहीं रोक पाई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जाति और धर्म एबीपी न्यूज पर मत बताइए। इसलिए आप लोगों को गोदी मीडिया कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान का मीडिया पूरी तरह से एक पार्टी की तरफ है। सर आपने बड़े आराम से कह दिया कि वो भागकर चले गए। कौन भाग गया डिबेट से? मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। संघ विचारक भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे थे, मैं फिर कह रहा हूं, अरे सवाल पूछे ना उनसे, झूठे क्यों पूछते आप सवाल? आज आलोक जी, आप झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैंने झूठे आपने स्क्रीन से नेता की तरह आप भी झूठे आरोप आप लगा रही हैं। नहीं, आप भी अपनी नेता की तरह सेल्फ गोल कर रहे हैं और आप आज हिट विकेट होते हुए नजर आ रहे हैं। अरे भाई, अरे रोमाना जी सुनिए, एबीपी न्यूज पर आप बैठे रोमाना हुए जी हैं। सुनिए जरा, आराम से सोच समझ कर अपनी बात रखिए। मैं रोमाना ही कह रहा हूं, रोमाना जी सुनिए, रोमाना जी सुनिए, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। आइए। अरे रोमाना जी, मैं आप ही बात कर रहा हूं, मैं रूबिका नहीं कह रहा हूं, मैं रोमाना ही कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं केवल कि पूरा शो खत्म हो जाएगा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का धर्म और जाति बताया गया, उस पर सवाल नहीं पूछ पाएंगे आप।
जो आपके नेता खड़े होकर बार बार ये कहते हैं कि साहब जातिगत जनगणना जरूरी है, कितने अधिकारी जो है वो पिछड़ों से आते हैं, कितने अधिकारी जो है वो ओबीसी के आते हैं, कितने इस देश में सचिव ओबीसी हैं, ये गिनती तो सर आप ही के नेता करते हैं सर। आज आपको बड़ी आपत्ति हो गई यहाँ पर अगर जाति बता दी गई, यहाँ पर भी आपका दोहरा मापदंड, यहाँ पर भी आपका दोहरा मापदंड आलोक जी, वो भी बेनकाब हो रहे हैं, बेनकाब हो रहे हैं सर आप। रोमाना जी पूरे नहीं, मुझे राकेश जी का रुक करना। राकेश जी, एक तो सवाल है और बहुत कि आप लोगों की विचारधारा की लड़ाई है। इस विचारधारा की लड़ाई में आप लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलिए, लेकिन यहाँ देश को क्यों घसीटते हैं सर? यहाँ देश के विरुद्ध हम लड़ेंगे, इस तरीके के बयान का क्या मतलब ने जो कहा उससे सहमत है रोमाना जी? नहीं देखिए जो एक जो बात है कि तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, जो अपने चेहरे से जाहिर है उसे छुपाए कैसे। अरे रुकिए, हमसे सवाल किया जा रहा है। अब जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसार और भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बारे में बताया राकेश जी ने, लेकिन मैंने तो बहुत स्पेसिफिक सवाल किया कि गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट में स्पष्ट कहा कि भारतीय संविधान पश्चिमी देशों के संविधानों का के कई अनुच्छेदों का एक बोझ भर है। तो क्या ये संविधान का जो लोग अपमान किए, क्या वो भारत के और राष्ट्र के खिलाफ नहीं था? और इन्होंने कहा कि जजों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, न्यायाधीशों के खिलाफ। मैं समझता हूं कि कम से कम कुछ तो आपको वैधानिक जानकारी होगी। इस देश में जज स्क्रूटनिंग एक्ट है 1968 का। जज भी अगर कोई फैसला राष्ट्र के खिलाफ और देश के खिलाफ, जनमानस के खिलाफ, मानवता के खिलाफ देता है तो उस पर भी टिप्पणी करी जा सकती है। अधिवक्ताओं को तो कोर्ट में कहा है, न्यायालय में बात कही गई है, ऑफिसर साहब की कोर्ट है। आप उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। आपका सांस्कृतिक अगर राष्ट्रवाद की लड़ाई थी तो इस देश में राजनीतिक आप राजनीतिक राष्ट्रवाद में क्यों शामिल है? खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर